एक मर्तबा जबकि जून का महीना था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। अब्बू काम पर गए तो लू लग गई और बीमार हो गए। इतने बीमार पड़े कि नौकरी को ही खैरबाद कहना पड़ गया। जब ठीक हुए तो फिर नौकरी ना मिली। 2-4 आर्जी किस्म की नौकरियां की और छोड़कर घर बैठ गए। इसके बाद कोई ढंग की मुलाजमत ना पा सके, अक्सर बेरोजगार रहने लगे। उन दिनों हम किराए के मकान में रहते थे। 6 माह का किराया चढ़ गया और मालिक मकान घर खाली कराने के दरपे हो गया। वालिद रोजाना रोजगार की तलाश में सुबह घर से निकल जाते और शाम को नाकाम लौट आते। उस रोज भी वो घर पर न थे। जब सादिक ने कुंडी खटखटाई, वालदा ने आवाज पहचान कर दरवाजा खोल दिया और कहा कि जफर घर पर नहीं है। मुझे मालूम है, सुबह जब वो घर से जा रहे थे मैं ऊपर से उनको जाते हुए देख रहा था। मैं तो आप ही को कहने आया हूं कि बहन जी कि ये आखिरी तंबीह है, इस माह की 10 तारीख को पूरे 6 माह का किराया अदा कर देना, वरना मकान खाली मैं खुद करा लूंगा और आपका सामान गली में रख दूंगा। फिर बेशक जहां मर्जी सर छुपाना, मगर मुझको दोष मत देना। मैंने तो इसी सबब इतनी मोहलत दे दी है कि तुम्हारे घर बेटी जवान है, उसको लेकर कहां मारे मारे फिरोगे। ये सुनकर मैं जरा उसके सामने आ गई और अम्मी के बदले जवाब दिया, चाचा आपकी बहुत मेहरबानी है जो हमारा इतना ख्याल किया है। जहां इतने दिन सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लें, हम जल्दी आपको किराया दे देंगे। मैं रोज दुआएं करती हूं कि अब्बा जान की नौकरी हो जाए। मुझे देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। बोला, अच्छा चंद दिन और इंतजार कर लेता हूं, लेकिन अब के किराया ना दिया तो याद रखना कि मकान खाली करना होगा। अल्लाह की करनी कि उन्हीं दिनों सादिक की बीवी बीमार पड़ गई और वो काम काज से रह गई। मालिक मकान घर की बालाई मंजिल पर रहते थे और हमको निचली मंजिल किराए पर दे रखी थी। जब वालदा को इल्म हुआ कि बुआ तमीज़न बीमार पड़ी हैं, वो अयादत को ऊपर की मंजिल चली गई। सादिक की बीवी का नाम तमीज़ बीबी था और हम उनको बुआ तमीज़न कहा करते थे। वाकई वो बहुत बीमार थीं, नहीं वो नज़ार हो गई थीं और उनसे हिला भी नहीं जाता था। वालदा को बहुत अफसोस हुआ कि 6 माह कबल तो अच्छी खासी थीं, ये इन्हें क्या हुआ कि घुल घुल कर ऐसी हो गई जैसे दीमक लकड़ी को खा लेती है। उन्होंने सादिक की बेगम से कहा, तमीज़न तुमने ये क्या हालत बना रखी है? मैं आज दोपहर को आकर पानी गर्म करूंगी और तुम्हें नहला जाऊंगी। गुस्ल से भी आधी बीमारी कम हो जाती है। कंघा लगता है, अरसे से नहीं किया है, बाल भी सुलझा जाया करूंगी। वो बेचारी लाचारी से कहने लगी, बहन कोई मैके में ना है ना ससुराल में जो आकर मेरी देखभाल करे। सादिक मियाँ सुबह शाम होटल से खाना खा रहे हैं, मुझे भी परहेजी खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं है। कैसे भली चंगी हो जाऊं? अरे तो क्या हम मर गए हैं? हमको भाई सादिक ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोज आकर तुम्हारा खाना बना दिया करूंगी, नहीं तो ये आ जाएगी मुनज्जा। आखिर ये किस लिए है? बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। उस दिन से मैं और अम्मी रोज ही मालिक मकान के घर जाने लगे। जो ही वो अपने घर से निकलकर काम को चले जाते, हम माँ बेटियां उनके घर पहुंच जाते। अम्मी खाना बनाती थीं और मैं उनके घर की सफाई और दीगर काम कर देती। अब सादिक साहब कुछ हमसे राजी नजर आने लगे। वो मकान के किराए का तकाजा करने भी ना आए। चंद दिन गुजरे कि उनकी बेगम अस्पताल चली गई। उन्हें डॉक्टरों ने दाखिल कर लिया कि उनका इलाज घर पर मुमकिन न था। कुछ दिन हम इसी इंतजार में रहे कि बुआ तमीज़न आ जाएं तो उनके घर अयादत को जाएंगे। 1 माह गुजर गया, वो नहीं आई, लेकिन उनके मरने की खबर आ गई। बेहद अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी, मौत और हयात के मामले में कोई क्या कर सकता है। सादिक से मेरे वालिदैन ने ताज़ियत और हमदर्दी की तो वो रुहासा होकर बोले, मरहुमा के बाद घर खाली खाली हो गया है। सब जमा पूंजी उनकी बीमारी पर लगा दी, मगर वो अस्पताल से ही कब्रिस्तान चली गई। वालदा ने कहा, भाई साहब आप हमको अपना समझे, रोज का खाना हम आपका बना दिया करेंगे और घर की सफाई वगैरह मुनज़्ज़ा कर दिया करेगी। सादिक ने चाबी मेरी वालदा को दे दी कि बहन आपको कुछ दिन तकलीफ दूंगा, फिर कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। कहना तो नहीं चाहिए कि मौत जिंदगी के साथ है, लेकिन तमीज़न बुआ का मरना गोया बिल्ली के भागों छींका टूटना था। कुछ अर्सा सादिक मियाँ बीवी के गम से इस कदर निढाल रहे कि हमसे मकान के किराए के लिए तकाजा करना भी भूल गए। हमारी किस्मत के वालिद साहब को बावजूद नौकरी की तलाश के कोई माकूल मुलाजमत ना मिली और हमारे घर के माली हालत और ज्यादा दगरगू होती चली गई।
थोड़ी सी मदद मेरे अब्बू के एक चचाजाद भाई नदीम कर दिया करते थे, लेकिन वो कारोबारी शख्स थे, उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत न मिलती थी कि हमारे घर आएं। वालिद ही उनके पास जाया करते थे कि नदीम भैया कहीं काम पर लगवा दो। लेकिन रोजी तो किस्मत से मिलती है, जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो मौके भी नहीं मिलते। अब्बू के कज़न की माली इमदाद से बस एक वक्त की रोटी ही मुश्किल से मुयस्सर आ जाती थी। मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, अम्मा पास पड़ोस की लड़कियों को सिबारा पढ़ाने लगी ताकि उनके छोटे तीनों बच्चे स्कूल जा सकें। जब हालात मुसलसल ऐसे चल रहे हों तो कोई क्यों ना अपनी जिंदगी से आजिज आने लगे। वालिद भी नाउमीदी से बीमार पड़ गए और उन्होंने नौकरी की जुस्तजू में घर से निकलना तर्क कर दिया कि अपनी अना को रोज ठेस पहुंचाकर भी उनको गौहरे मकसूद हाथ न आ सका। दोस्त, अजीज, रिश्तेदार अब कोई भी मुंह न लगाता, बल्कि देखकर मुंह फेर लेते थे कि कहीं कर्ज मांगने को तो नहीं आ गए। मैं बदस्तूर सादिक साहब के घर जाती, उनका खाना पकाती, किचन साफ करती, उनके घर की सफाई करती, हत्ता कि उनके मैले कपड़े भी धो आती कि हम उनके कर्जदार थे। डर था किराया अभी तक नहीं अदा कर सके, किसी दिन निकाल बाहर न करें। एक रोज मैं उनके घर के काम काज में मसरूफ थी कि वो आ गए। मैंने उनको देखा तो सहम गई। बोले, मुनज़्ज़ा बीबी परेशान मत हो, मैं कुछ जरूरी कागजात लेने आया था, वरना मुझे मालूम है तुम इस वक्त मेरे घर में आकर काम काज कर रही होती हो, मैं नहीं आया करता। बहरहाल इस बात का अपनी अम्मी से जिक्र मत करना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। ये कहकर उन्होंने अपने कमरे की अलमारी से कुछ कागजात निकाले और चले गए। 2-4 दिन बाद वो फिर इसी तरह आ गए। कहा कि मुनज़्ज़ा, तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मेरे घर को तुम्हारे जैसी एक सलीकामंद की जरूरत है। अगर मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांग लूं, तुमको बुरा तो ना लगेगा? तुम्हारी रजा को जरूरी समझता हूं, इस वजह से पहले तुमसे बात करना मुनासिब लगा। मैं खामोश रही, क्या कहती। जानती थी कि हम मजबूर हैं, उनका 7 माह से ज्यादा का किराया देना है। पहले किराए के लिए तंग करते थे, अब जबकि बीवी फौत हो गई तो किराए का तकाजा भी छोड़ दिया था। अगर चाहते तो 1 मिनट में हमको निकाल बाहर कर सकते थे। उन दिनों मैं 16 बरस की थी और गुर्बत में फाके आ गए थे। तभी तरह तरह के खौफ दिल में जन्म लेने लगे थे। उसको टका सा जवाब देकर नाराज नहीं करना चाहती थी। जवाब के इसरार पर कहा कि आप मुझसे नहीं, मेरे वालिदैन से बात कीजिए। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती, वो ही देंगे। उधर माँ थी कि इस अमर पर खुश थी कि हम सादिक के घर का काम काज कराते हैं, तभी वो किराए का तकाजा नहीं कर रहा। वो मुझे रोज ताकीद करती, बेटी उसका अच्छे से काम कराया करो ताकि हमसे खुश रहें और किराए की वसूली के लिए तंग ना करे, वरना हम कहाँ जाएंगे जो उसने मकान खाली करा लिया तो। एक रोज उसने दबे लफ्जों मेरे वालिद साहब से कहा, भाई साहब, मेरी बीवी वफात पा चुकी है और अब मेरे घर में एक औरत की जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहिए। वालिद साहब ने जवाब दिया, अगर आप अपनी बेटी मुनज़्ज़ा का रिश्ता मुझे दे दें और मुझको अपनी गुलामी में कबूल कर लें तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको अपने कारोबार का इंचार्ज बना दूंगा और आपके बच्चे भी बेघर ना होंगे। आपको कहीं रोजगार तलाश करने की जरूरत ना रहेगी। वालिद साहब को यकीनन बुरा लगा होगा कि सादिक उनसे उम्र में चंद बरस बड़ा ही होगा, लेकिन वो एक मजबूर इंसान थे। उन्होंने तहम्मुल से कहा कि मोहलत दें, अपनी बीवी से मशवरा कर लो। वालदा को बताया तो वो रोने लगी कि कैसा खबीस इंसान है। इस उम्र रसीदा को क्या मेरी फूल जैसी बच्ची ही अपने लिए मुनासिब लगी है? क्या मकान के किराए की खातिर हम अपनी मासूम को इसके हाथ बेच दें? तो फिर क्या करें? अब्बा ने कहा, अब तो नाउमीदी ने मेरी ऐसी कमर तोड़ी है कि मैं मुस्तकिल बीमार रहने लगा हूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। वाकई अजीब सूरत हाल थी। हमारे पास रहने को मकान नहीं था और सादिक किराए के बदले बेटी का रिश्ता मांग रहा था। अब्बा जान दीवार से टेक लगाए बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। मुझसे उनकी बेबसी देखी न जा रही थी। जी चाहा कहूं कि अब्बा जान, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपने कुनबे की फिक्र कीजिए। इस घर से निकाले गए तो उनको लेकर कहां जाएंगे? इज्जत इसी में है कि उम्र का फर्क ना देखिए, चाहे जमीन आसमान का फर्क ही क्यों ना हो। अब्बू उस रोज इसी फिक्र में गलतां थे कि अचानक चचा नदीम आ गए। बोले, तुम्हारे घर ऐसा सन्नाटा क्यों पड़ा हुआ है? खैर तो है? वालिद उनकी आवाज सुनकर ऐसे जी उठे जैसे मुर्दे में जान पड़ गई हो।
यार तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस वक्त मुझे तुम्हारी अशद जरूरत थी। क्यों, क्या हुआ है? क्या रकम दरकार है? वो तो हर वक्त ही दरकार होती है। इस वक्त तो तुम्हारा मशवरा दरकार है। कहो, हाजिर हूं। वालिद ने मामला बता दिया तो उन्होंने कहा, फौरन घर बदल लो और उसको हरगिज बेटी का रिश्ता ना दो। महज किराए की खातिर घर तो बदल लें, लेकिन जाएं कहां? मेरे घर का एक हिस्सा खाली पड़ा है, उसमें चलकर रहो। सादिक का किराया कितना देना है बता दो, मैं दिए देता हूं। वालिद ने किराए की रकम बताई और उन्होंने कहा कि कल रकम आकर दे जाऊंगा। मिनी ट्रक भी ले आऊंगा, मेरा अपना ही है, बार बर्दारी के लिए है। सामान बांधकर तैयार रखना, कल ही ये मकान छोड़ देना। बेगैरत, क्या समझता है, इसके साथ हिसाब चुकता कर देंगे। वालिद साहब ने नदीम अंकल की बात मान ली और अम्मी से कहा कि आज से सामान समेटना शुरू कर दो, कल हम ये मकान छोड़ रहे हैं। देखा, आखिर अपने ही काम आते हैं। दूसरे रोज दोपहर को अंकल नदीम आ गए, साथ 2 मजदूर भी थे। सारा सामान ट्रक पर रखवा दिया। इतने में मालिक मकान भी आ गया। वालिद साहब ने सादिक को आवाज दी, मियाँ हमारी बात सुनकर ऊपर जाना। वो तो ट्रक पर सामान लदा देख ही चुका था, फौरन बैठक की तरफ आया। चाचा नदीम ने उसको किराए की तमाम रकम थमाकर कहा, मियाँ कहा सुना माफ करना, हम इनको आज और अभी लिए जा रहे हैं। मकान का बंदोबस्त हो गया है। उनका अक्खड़ लहजा सुनकर सादिक को चुप लग गई। मजीद एक लफ्ज मुंह से ना निकला। खामोशी से रकम ले ली और हम नदीम चचा की गाड़ी में लदकर उनके घर आ गए। वो इतने बड़े घर में अरसे से अकेले रह रहे थे। उनकी बीवी बमाए 2 बच्चों के मैके मिलने गई तो वहां से तलाक मंगवा ली और वापस लौट कर ना आई। तब से बेचारे तन्हाई का अजाब काट रहे थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई, उनका दिल बहल गया और हमको भी सुकून मिल गया कि किराए के लिए कोई तंग करने नहीं आता था। उनको खाने की तकलीफ थी। अम्मी से कहते, भाभी मैं तो मुसलसल बाजार का खाना खा खा कर बीमार पड़ गया हूं। जब से आप आई हैं और घर का पकवान मिल रहा है, मैदे की तकलीफ भी कम हो रही है। खुदा करे आप उम्र भर मेरे साथ रहें। न जाने पहले मुझे क्यों ये ख्याल ना आया कि आप लोगों को यहां ले आऊं। इस सादक मनहूस ने तो किराए के लिए आपका जीना हराम कर रखा था। मैं तो बहुत खुश थी कि 42 बरस के सादिक से शादी को अपने वालिदैन की मजबूरियों का हल समझकर खुद अपनी खुशियों का गला घोंटने का सोच रही थी। चचा नदीम हमारे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने अम्मी से कहा, भाभी आप कब तक मेरे लिए खाने बनाती रहेंगी? बेहतर है कि मेरी शादी करा दे। किससे? मेरी मासूम माँ ने सवाल किया। किसी से भी, खुद ही कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढ लें, जिससे शादी कराएंगी, मैं कर लूंगा। वालदा बेखबर उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। भला उस नई जगह एक 50 बरस के शख्स के लिए रिश्ता कहां से मिलता? अगर मेरे माँ बाप को खबर होती कि नदीम मियाँ की नजरें भी मुझ पर हैं, तो वो कभी रहने यहां ना आते। इस 50-55 साल के बूढ़े से वो 40-42 साल का सादिक क्या बुरा था? अगर रहाइश के बदले अपनी करीबी रिश्तेदार ने भी वही कहानी दोहरानी थी, तो उसके साहिबा तले क्यों आ गए? मेरे वालिदैन अजहद परेशान थे कि क्या करें, लेकिन मैं समझदार हो चुकी थी। साफ अम्मी जान से कह दिया कि अगर गुर्बत दूर नहीं हो सकती तो इज्जत की जिंदगी गुजारने वाला रास्ता ही चुन लो, और वो यही रास्ता है। मेरा निकाह सादिक से नहीं किया तो अब नदीम साहब से कर दो। अब्बा का दूर का कजन है ना, इससे निकाह तो जायज है, लेकिन वैसे ही इसके आसरे पर जीना जायज नहीं है। कब तक वो हमको खर्चा देंगे और हम बस उनका खाते ही जाएंगे। 1-2 नहीं, हम 6 अफराद हैं। जब उन्होंने निकाल बाहर किया तब ये धरती पनाह नहीं देगी। किसी और के दर पर पनाह ली तो और ज्यादा जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बूढ़े जवान को ना देखो, बस आप लोग मेरी और अपनी इज्जत को देखो। लोग बातें ही बनाएंगे, बातें बनाकर चुप हो जाएंगे। बस मुझे इज्जत से जीना है। वालिदैन ने नदीम से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी और हमारी लड़की उम्र में तो जमीन आसमान का फर्क है। उसने जवाब दिया कि इसमें बुरा क्या है? लेकिन बुरा तो तब है कि जब आप लोग यहां से निकलकर किसी तीसरे शख्स के घर जाकर पनाह लें। वालिदा तो अब भी रो पीट रही थी, मगर वालिद ने फैसला कर लिया कि अब तीसरे घर नहीं जाना। नदीम ही ठीक है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका और दौलत भी काफी है। अकेला आदमी आखिर ये सब दौलत, कारोबार, घर बार, मालो मता कहाँ जाएगा? मैंने जगह जगह भटकने पर एक उम्र रसीदा शख्स को तरजीह दी।
नदीम साहब ने एक मकान मेरे नाम लिख दिया, जो मैंने रहने के लिए अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के हवाले किया। मेरा निकाह नदीम साहब के साथ हो गया। मर्द भी तो सौदा करते हैं, तो मैंने भी अपने घर वालों की खातिर अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों का सौदा कर लिया। तो कुछ गलत नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, बल्कि निकाह को कबूल किया बाइज्जत जिंदगी की खातिर। आज मुझे जैसी जिंदगी मिली है, इसी बूढ़े शख्स की बदौलत मिली है। सच शुक्र करती हूँ कि मेरे बहन भाई पढ़ लिख गए, उनकी भी शादियां हो गईं। वालदा मेरे साथ हैं क्योंकि वो बेवा हो चुकी हैं और मैं भी, लेकिन हम दरबदर नहीं हैं। मुझसे निकाह के बाद नदीम 20 साल जीते रहे और सब कुछ मेरे ही नाम कर गए। मेरे भाई ने उनके कारोबार को संभाल लिया। हम किसी के मोहताज नहीं। लोग कहते थे बेचारी को बूढ़ा जीवन साथी मिला, मगर मुझे मेरे शौहर के दम से ही इज्जत के साथ साथ महफूज छत भी मिली है, सुकून की जिंदगी भी मिली है।